नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ है और आज बुधवार है और 10 सितंबर भी है। खबरों के साथ हम अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। शहर का मौसम भी बदल रहा है, बारिश के आसार थोड़े कम होते जा रहे हैं, ओस धीरे धीरे दिखने लगी है। ठंड का आगाज़ तो बाद में होगा पर ओस के आने का आगाज़ शुरू हो गया है। इससे ऐसा लगता है कि शायद बारिश जो है अब अगर आ जाए और अच्छी तो अब बारिश की ज़रूरत है। पर एक झमाझम की तमन्ना ज़रूर है शहर को कि एक बार और झमाझम हो जाए तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। उस पर हम बाद में बात करते हैं, पर हम पहले खबरों की बात करते हैं। पहले हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात आज करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात इसलिए आज दोपहर तक शुरू कर रहा हूँ मैं। आज भारत की सीमा से लगे चारों जो छोटे छोटे देश हैं, चाहे वो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये सब जो हैं आंतरिक विद्रोह की आग में तेज़ी से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसका परिणाम भारत पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। पर बांग्लादेश युवाओं की एक बहुत बड़ी जो है नई फौज तैयार हुई, जिन लोगों को लगने लगा था कि बेरोजगारी चरम पे आ गई है और मुट्ठी भर नेता सारे फैसले कर रहेंगे और उसके कारण उनका भविष्य नहीं बन पा रहा है, एजुकेशन ढचर हो चुका है और एक जो कट्टरपंथी साम्राज्य चलाने की कोशिश की जा रही थी उसके चलते पूरी तरह से बांग्लादेश जो है तहस नहस हुआ और अंततः प्रधानमंत्री को वहाँ से भागना पड़ा। यही स्थिति जो है श्रीलंका में बनी कि घर निकाल के मारना पड़ा। क्यों? क्योंकि तमाम जगहों पर ये शिकायतें आने, वही बेरोजगारी, युवाओं के पास काम नहीं है और एक बहुत बड़ी फौज युवाओं की बेरोजगार होती जा रही जो उन्नत तकनीक से पढ़ के निकले थे, कर्ज में डूबे हुए और उनको कोई नौकरियां नहीं मिल रही थी। ठीक अब की बार यही स्थिति आ गई नेपाल में। सोशल मीडिया बंद करने को लेकर पहले सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा था उसके अंदर तमाम राजनेताओं के परिवारों के लोग अय्याशी करते और आराम का जीवन बिताते दिख रहे हैं और दूसरी तरफ तमाम लोग जो है वो अपने जीवन के संघर्ष से खड़े नहीं हो पा रहे। जैसे उन सब के वीडियो वायरल होना चालू हुआ, उन्होंने तत्काल जो है पूरे सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया। रही सही जैसे ही बैन लगाया तो रही सही माचिस और लग गई और जम के आग भड़क गई। जिनको हवा देना थी उन्होंने पूरी ताकत से हवा दी। फिर वही की वही बात आई कि वही बेरोजगारी और बेरोजगार युवक सब सड़कों पे आ गए जिनके पास कोई काम नहीं था और वो सारा कट्टरपंथी और सारा मामला मैदान में आ गया और देखते ही देखते पूरा देश आग में स्वाहा हो गया। अब हालत ये हो गई, पाकिस्तान पहले से संघर्ष कर रहा है, प्रधानमंत्री जेल जा चुके हैं। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि जहाँ जहाँ भी युवाओं का उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है, युवाओं को रोज़गार के अवसर नहीं मिल रहे हैं और दाना पानी और हुक्का पानी देने की व्यवस्था में इनको लगाया रखाएगा, उन देशों में आगे आने वाले समय में ये स्थितियाँ आ सकती हैं। कोई भी देश आ सकता है इसकी उसमें, और भारत के आसपास की सीमाएं सतर्क कर दी गई हैं। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इसलिए भी एक खबर पर और बात करें तो ट्रंप ने जो है एक बार फिर, ट्रंप का कुछ समझ नहीं आता, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। आज हमने लिखा है कि 100% टैरिफ लगाने कह दिया यूरोप में। हमने कल भी कहा था कि अगले 48 घंटे बहुत सारे फैसले हो सकते हैं और आज यूरोप के देशों से उसने कहा है कि 100% टैरिफ भारत और चीन पे लगा दिया। अगर ये लग गया तो भारत का पूरा निर्यात सिस्टम स्वाहा हो जाएगा और भारत का जो जहाँ भी बाहर हो तेल, जो कच्चा तेल खरीद के जो हमने करोड़ों अरबों डॉलर कमाए वो सब खत्म होना शुरू हो जाएंगे बहुत तेज़ी से। और ट्रंप जो है अंततः ऐसा लग रहा है कि भारत के खिलाफ बहुत बुरी तरह से मोर्चा खोल चुके हैं। हालांकि दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मैं उनसे बात भी करना चाहता हूँ। तो रामलीला क्या है ये तो वो जाने और उनका काम जाने। एक और ट्रंप ने कदम उठाया, नया कानून बना दिया कि अब कोई भी IT कंपनी जो यहाँ से लोगों को बुलाकर कम पैसों में काम कराती थी वहाँ पर भी टैरिफ लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो आपको जो यहाँ से बुलाया गया आदमी है वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा और उसके चलते वहाँ स्थानीय रोजगार पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ये थी बड़ी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। और बैठे बैठा इजराइल ने आज कतर पे बहुत बड़ा हमला कर दिया है और ये उसको लेकर मुस्लिम देशों में बहुत नाराज़गी है। तमाम खबरें बता रही कि कहीं ना कहीं देश जो है आपस के जो है आपसी युद्ध में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो थी जो महत्वपूर्ण खबरें जिस पर हमने बात की। अब हम एक खबर पर आपसे और बात कर लेते हैं। 13 सितंबर को जो लोक अदालत रख रही, पहली बार बिजली कंपनी ने जो नोटिस जारी किया उसमें तो अभी तक ये है कि आपका बकाया आधा छूट मिलेगी, आधा ही होगा। इस बार बिजली कंपनी ने अपने बिजली चोरों को भी नोटिस भेज दिए कि चोरों को भी कहा कि आप आओ हमसे समझौता करो, जो हमारा पैसा निकलता दो उसमें भी छूट लो। मतलब चोरी के माल में भी अब आपको छूट दी जा रही है कि आप चोरी का जो है वो 13 सितंबर को लोक अदालत में आएँ, वो चोरी का मामला जो उसको बैठ कर सेटल करें, आप भी चोरी से मुक्त हो और हमको हमारे पैसे मिल जाएँ। तो ये है पूरा मामला। नगर निगम ने और हजारों नोटिस जारी हुए, सब ने अपने टारगेट बनाए करोड़ों रुपए। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिजली विभाग की अच्छी पहल है। चोरी के जितने भी मामले बिजली विभाग में दर्ज होते हैं उनका निपटारा होने में वक्त लग जाता है, कोर्ट तक मामला जाता है और लोग भी उसको सेटल करने की बजाय जो है बिजली कंपनी से लड़ते हैं। कारण ये बिजली कंपनी एक बार जो चोरी का केस दर्ज करने के बाद में इतने चक्कर लगवाती, बिजली कंपनी इतनी आसानी से हाथ धरने नहीं देती है। हालांकि आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोक अदालत के अंदर भी इस मामलों को ले आए हैं, तो मुझे लगता है ये
मामले ले आए हैं, तो ट्रैफिक पुलिस को भी जो चालान बनते हैं, कैमरे से जो चालान बन रहे हैं, उसमें भी रियायत देते हुए उसमें भी समझौते के लिए बुला लेना चाहिए और उसमें भी मुझे लगता है छूट दी जानी चाहिए। हाँ, सबको नोटिस भेज देना चाहिए। मुझे लगता है 10-15 करोड़ तो यूं ही खाते में जमा हो जाएंगे। एक आदमी के घर से पैसे निकल के आ जाएंगे। सबको समझना चाहिए, सबको अगर पैसा आ ही रहा तो कोई बुराई नहीं है। अब अग्निबाण खबर की बात कर लेना। अग्निबाण खबर में जो है 1-2 खबरें बहुत अच्छी हैं, बाकी सब खबरें सामान्य स्थिति में है। एक खबर तो ये अच्छी है कि अप्रैल से अंततः वापस सरकारी बस सेवा का सिस्टम चालू हो जाएगा। जो बस कंपनियां बनाई गई थी उनको न लाभ की स्थिति बनी न हानि की स्थिति, पर बहुत ज़्यादा फायदे में भी कंपनियां नहीं चल रही हैं और नए रूट पे जो है बसों के लिए रोना हो रहा है। धीरे धीरे सरकार की समझ में आ गया कि रूट सर्वे का काम पूरा हो चुका है, आइडेंटिफिकेशन भी किया जा चुका है, तो अब जो है सरकारी सेवा अप्रैल 2026 से एक बार फिर शुरू होगी। पहले मुख्य मार्गों पे, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, फिर शहरी क्षेत्रों में धीरे धीरे वापस एक बस का जाल आपको बिछता हुआ दिखाई देगा। पहले ये क्यों बंद हुई थी मध्य प्रदेश राज्य परिवहन, इसको भी समझ लीजिए। ये हरियाणा में एक बस पे 3 लोग पलते थे, महाराष्ट्र में एक बस पे 3.5 लोग पल रहे थे, और मध्य प्रदेश में एक बस जो है वो 12 लोगों को पालने में लगी थी। मतलब 12 अधिकारी और कर्मचारी जो उस बस पर टंगे रहते थे, तो जो पैसा कमा के लाती थी बस, उससे उनका जीवन चलता था। तो हालत ये हो गई थी कि 12 लोगों को पालते पालते बस की देह जवाब देने लगी थी, और बस के बाद में पूरी MPSRTC की देह जवाब देगी और अंततः बंद करना पड़ा। भयानक घाटे का सौदा हो गया। अब चूँकि सरकार ये समझ गई है कि झटके खा खा के बर्बादी से कोई फायदा नहीं, तो मुझे लगता है आगे जब भी कंपनी ये बनेगी या परिवहन चलेगा तो कुछ बेहतर तरीके से। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुझे इस पर इतना इसलिए भरोसे से मैं कह सकता हूं कि जो सरकारी बस सेवा शुरू होगी, और मुझे लगता है कि शुरुआत तो बहुत बेहतर होगी। इसके पीछे वजह एकमात्र इसलिए मैं कह पा रहा हूं कि इसको परिवहन सचिव जो हैं मनीष सिंह जी हैं। मनीष सिंह जी वही अफसर हैंगे जिन्होंने इंदौर से सफाई का जो अलग जगाया है वो पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, और वे उन्होंने इंदौर का सर्वे पूरा करा लिया, उन्होंने उज्जैन का सर्वे पूरा कर लिया, मतलब इंदौर उसके आसपास के जिलों का सर्वे पूरा करा लिया है। और फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब उनकी पहली प्राथमिकता जो इंदौरी रहेगी, इसलिए क्योंकि वो इंदौर को अच्छे से समझते हैं, उनको मालूम है किस तरीके से चलाया जाएगा। पर इससे मुझे एक सवाल ये खड़ा ये होता है कि सरकारी बसें परिवहन विभाग शुरू कर देगा, इंदौर से जाल बिछाना चालू कर देगा, चूँकि CS भी सामने है, अच्छी सेवाएँ भी देना चालू, गाँव तक सरकारी बसें पहुँचेगी। ऐसे में ये AICTS की सिटी बसों का क्या होगा, ये मेरे समझ के बाहर है। कि ये जो कंपनी है ये भी तो नगर निगम के अधीन चलती है, ये भी अपने आप को सरकारी बताती है, मैं आपको बता रहा हूँ सरकारी बताती है, पर जो वसूली है पूरी तरह से निजी प्राइवेट बसों की तरह होती है इसके अंदर। तो ये जो एक अलग कंपनी जो चल रही है इसके क्या हाल होंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि जब ये सरकारी बसें शुरू हो जाएगी तो जो अपने आप को थप्पा जो है सरकारी का लगा के घूमते हैं, पर वसूली जो है प्राइवेट से भी ज़्यादा की करते हैं, इनका क्या होगा ये देखना होगा। मुझे लगता है कि 2026 में, मुझे आपको ऐसा लगता है कि मनीष सिंह जी तब तक वहाँ रह पाएंगे 2026 तक? ये भी एक, क्योंकि क्या जैसे ही काम हो जाता मनीष सिंह जी का जो है स्वभाव के अनुसार मनीष सिंह जी का काम हो जाता, उनको अगली जगह भेजना पड़ता, क्योंकि अच्छे अधिकारियों की जरूरत सब जगह पे होती है। कि हम एक और बात कर लेना, हालांकि और भी इंदौर में अब नया ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। हालांकि ऐसे ऑक्सीजन पार्क अलग अलग जगहों पर बनना शुरू हो गए हैं। 78 नंबर पे MR10 जो नया रास्ता जा रहा है AV रोड पर, उसकी साइड में एक बहुत बड़ा गार्डन बनाया गया जिसके अंदर एक ईंट नहीं लगी है, पूरे झाड़ लगा के उसमें सामान्य मोर वगैरह पक्षी वहाँ सब आते हैं, और पूरा ऑक्सीजन का उसको भी इसी प्रकार से बनाया कि अंदर पूरी तरह से शुद्ध हवा मिलती है, बाहर गाड़ियाँ बहुत दूर खड़ी होती हैं। मुझे लगता है ये भी एक नया काम है। बिचौली गुलमर्ग परिसर के समीप निगम को ज़मीन मिली है, और 14 सितंबर को मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री यहाँ 10,000 पौधे लगाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं तो प्रार्थना करूँगा कि 10,000 पौधे में से अगर 8,000 भी खड़े हो गए तो कम से कम एक नया युग शुरू होने वाला है इंदौर में, क्योंकि चारों तरफ ही वृक्षारोपण बहुत हो चुका है। बस अब ये झाड़ व्यवस्थित तरीके से खड़े हो जाएं, सबकी ड्यूटी ये है, सारे लोगों की ये मॉरल और नैतिक ड्यूटी भी है सबकी, ये कम से कम इन वृक्षों को खड़ा होने में सहयोग करें, अपनी अपनी जवाबदारी समझेंगे अगर विभाग, तो एक नया इंदौर में युग शुरू हो जाएगा जो ग्रीनरी का कहलाएगा, हरित क्रांति का कहलाएगा। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इस तरीके के ऑक्सीजन पार्क, जिस ऑक्सीजन पार्क का नाम इसलिए दिया गया है कि वहाँ पर वहाँ सब पेड़ ही पौधे लगाए जाएंगे, वहाँ की खाली जगह नहीं रखी जाएगी, तफरी करने वालों के लिए थोड़ी सी जगह रखी जाएगी, वे घूम फिर के निकल जाए। इस तरीके के जो ऑक्सीजन पार्क, जिसको डेन फॉरेस्ट कहा जाता है, डेन फॉरेस्ट को शहर के अंदर भी बनाया जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है डेन फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है इंदौर नगर निगम में आ चुका है। अभी शुरुआत में कहा जा रहा है कि जो भी आपके इलाके में, आपकी कॉलोनी में, आपके रहवासी संघ में जो बगीचे हैं, उस बगीचे का 1/4 हिस्सा जो है डेन फॉरेस्ट बनाने की बात कही जाती है। इस आप जिस बगीचे की बात कर रहे हैं, इसकी में 136 में इसी तरह का एक बगीचा बनाया गया है, जहां सिर्फ
पेड़ ही पेड़ हैं। वहाँ घूमने वालों के लिए कच्चा थोड़ा सा ट्रैक बनाया गया है कि उसमें घूम के निकल, वहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है कि वहाँ आप बैठ के बाद चाय नाश्ता कर लो या वहाँ बैठ के आप लोगों से गप्पे शप्पे लड़ा लो, वैसा नहीं हैगा। उस जंगल में आपको घूमते घूमते ही लोगों से बातचीत करनी है, अपनी दिनचर्या को शुरू करना है। तो मुझे लगता है इस तरीके के पार्क पूरे इंदौर शहर में बनाए चाहिए, भले छोटी जगह में बने पर पौधे के पौधे लगा के छोटी छोटी जितनी सुधारा जा सकता है। एक और खबर में चलते चलते और बताया तो इंदौर भोपाल के बीच उड़ान शुरू होनी है हेलीकॉप्टर की। 5 कंपनियां उसके लिए तैयार हुई है। मतलब यहाँ से 1 घंटे पहले आपको जाना पड़ेगा एयरपोर्ट, वहाँ पे भी 1 घंटे बाद आप भोपाल पहुँचोगे और 3 घंटे में आप यूँ भी भोपाल पहुँच सकते होगे। तो दोनों चीज़ें अब आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगी। तो ये तो थी अग्निबाण खबर जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम प्रभात किरण खबर की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण में एक खबर बड़ी रोचक है जिस पर हमको बात करना चाहिए। आजकल जादूगरी सब जगह हो गई, तो जादूगर लोग जो हैं वो खासकर इंदौर के जादूगर अलग से पहचाने जाते हैं कि जहाँ जहाँ भी गाड़ियों के चालान वालान बनने लगे हैं तो चालान से गाड़ी को कैसे बचाया जाए उसको लेकर सबने अपने अपने हुनर बना लिए हैं। तो कोई गाड़ी में आगे जूता टांग देता है, तो कोई नीचे चप्पल टांग दे रहा है, तो कोई ऊपर घुंघरू लगा दे रहा है, तो कोई केसरी, ताकि गाड़ी का नंबर सीधे सीधे नहीं दिखे। और उस चक्कर में बचने का प्रयास हो रहा है। फिर भी नज़रें तो चली जाती हैं, जो जिनको पकड़ना वो बाकी हुलिया देख के ही पकड़ लेते हैं। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गाड़ी के चालान से अगर आपको बचना है तो नित्य नए तरीके जो इंदौर में किए जाते हैं वो आप शहर में जब भी आप निकलते हैं गाड़ियों की नंबर प्लेट की तरफ आप गौर करेंगे तो आपको नजर आ ही जाएगा कि इसे भी नंबर चालान से बचने के लिए किया जा सकता है। शहर के अंदर की अगर हम बात कर लें तो ऑटो रिक्शा वालों के सबसे ज़्यादा चालान बनते हैं। तो ऑटो रिक्शा वाला जादूगरी करते हैं, जहाँ पर नंबर प्लेट होती है वहाँ पे वे हुड लगवा लेते हैं या वहाँ वो कपड़ा लटका देते हैं, या फिर जो वो जमाना गया जब आप आपकी नंबर प्लेट पे गारा लगा देते थे, मिट्टी लगा के उसको पुरानी कर देते थे ताकि ऐसा लगे कि धूल चढ़ गई है, दिख नहीं रहेगा। अब तो एक नई तरकीब आ गई है कि आपके नंबर प्लेट में से एक आध नंबर पे जादूगरी दिखा के उसका नंबर हटा दो या उस नंबर को और किसी उसमें दूसरे फिगर का दिखने लग जाए, ऐसा कर दो, सीरीज हटा दो। यही तरीका बचा है बचने का, बाकी कोई तरीका नहीं। और आपको मैं ये बता देता हूँ ज्यादातर ऐसी जादूगरी पिछली वाली नंबर प्लेट पर होती है, अगली वाली पर नहीं होती है, क्योंकि कैमरा जो देखता है पीछे वाली नंबर प्लेट को देखकर ही चालान बनाता हैगा। तो ये सब चीजें जो है इंदौर शहर की तासीर है। यहाँ पे चालान से बचने के लिए सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी चालान बनते हैं और चालानों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ हैगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो लोक अदालत लगने वाली है उसके अंदर ट्रैफिक पुलिस को भी थोड़ी तो रियायत दे देनी चाहिए ताकि उस पहाड़ को थोड़ा छोटा किया जा सके। 15 करोड़ के लगभग तो पैसा जमा हो जाए। 15 करोड़ रुपए के लगभग चालान जमा हो चुके हैं, मतलब पड़े हुए हैं जिनकी वसूली हो सकती है। चलिए एक अलग खबर है वाली। एक और खबर में हम पत्रिका खबर में बात कर ले रहे हैं। लगभग इंदौर का कोटा पूरा हो चुका है। 2 या 3 इंच बारिश हुई तो इंदौर का जो 36 इंच का कोटा है वो पूरा हो जाता है। 36 इंच का कोटा ऐसा होता है कि जून के अंदर 6 इंच बारिश है, अप्रैल और मई है, जून के बाद जुलाई और अगस्त में 12-12 इंच बारिश है, सितंबर में फिर 6 इंच बारिश का, ये टोटल मिला के 36 इंच का कोटा होता है। और इसके ऊपर जो हो जाती है वो आपकी किस्मत है, मतलब 36 इंच बारिश कुल लगती है। पर इस बार जो है बारिश तो हो गई 34 इंच, पर तालाबों की हालत वैसी की वैसी बनी। क्यों? क्योंकि लगातार पानी की जो धार आना चाहिए थी, जो झमाझम बारिश से सड़कों में बहना चाहिए था, वो पानी बहा नहीं बहा। तो केवल यशवंत सागर ही लगा लो, वो भी आसपास के कारण, पर बाकी तालाब जितने भी हैं शहर के सब लगभग खाली पड़े हैं, पानी की स्थिति नहीं है। तो एक झमाझम का इंतजार है लोगों को, पर मुझे आसार कम दिखते हैं क्योंकि जैसे ही कोहरा छाने लगता है और जैसे ही गर्मी के बाद में रात की ठंडक बढ़ने लगती है तो बारिश के जाने का रवाना होने का समय आ जाता है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तालाबों के हालात अगर हम देख लें तो यशवंत सागर को छोड़ दिया जाए तो बाकी तालाबों को हम देख लें, बाकी तालाबों की स्थिति हमारे यहाँ ऐसी है कि वो तालाब में पानी आपको उसके लेवल तक भरपूर भरने के लिए उसमें लगातार पानी आने की ज़रूरत होती है। तालाब में जो पानी आता है वो चैनल से कहीं ना कहीं निकलता जाता है और उसका जल स्तर कम होता जाता है। सबसे बड़ी चिंता बिलावली तालाब की जाती है, जो सबसे बड़ा तालाब है हमारा, जो शहर के सबसे नज़दीक है। यशवंत सागर लबालब हो गया, पर वो भी सबसे आखिरी में हुआ आएगा, उसमें भी इंदौर के पानी का योगदान कम ही रहा। महू और देपालपुर तरफ जो पानी तेज बारिश गिरी है उसका जो हमें फायदा मिला है। और यशवंत सागर के गेट एक बार खोलना पड़े थे, 6 ही गेट हमने खोले हैंगे। तो तालाबों का जल स्तर कम रहता है। अब बात कर रहे हैं औसत बारिश की, जो बात की जा रही है तो हिसाब लगाने वाले ये भी हिसाब लगा रहे हैं कि जून से हम मानसून की में जो बारिश गिरी उसकी गणना की जाती है। जून से लेकर अभी तक 34 इंच पानी गिरा हैगा, पर इसी को अगर हम मई में 8 इंच जो पानी गिरा था उसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो 40 पार हो चुके हैं हम हैं, जबकि शहर को जरूरत 36 इंच है। पर ये औसत बारिश है, इस औसत बारिश से इस शहर की पूर्ति नहीं हो सकती। शहर इतना बड़ा हो चुका है, शहर इतना फैल चुका है। हम अमृत 2 के लिए योजना के लिए हम नर्मदा का 4था चरण ला रहे हैं, कर्ज ले रहा है नगर निगम 1700 करोड़ रुपए का, पर नर्मदा से पानी ला के शहर की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। शहर में ही पानी होना चाहिए, उसके लिए फिर हरियाली की जरूरत है कि शहर में पानी क्यों गिरे।
पानी तभी गिरेगा इस शहर में जब हरियाली रहेगी, और उस हरियाली को लाने के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़े, ऑक्सीजन पार्क लगाना पड़ेंगे, तभी ये तालाब जो भर पाएंगे। नहीं तो 40 पार का आंकड़ा भी किसी काम का नहीं, 50-60 इंच पानी शहर को जरूरत होती है। हाँ, मुझे लगता है कि पानी की जितनी ज़रूरत है उतना पानी तो खैर अब मिलना भी चाहिए शहर को, क्योंकि शहर का विस्तार भी बहुत तेज़ी से हो रहा है और तालाबों के लिए कैचमेंट एरियो को भी खोले जाने की ज़रूरत है। जितने खोले जाएंगे उतनी तेज़ी से तालाब भी भरेंगे। तो ये तो थी हमारी अखबारी खबरें। समय हो चुका है शेखर जी, आपकी इच्छा हो तो अपन खत्म करें, नहीं तो अपन सफिशिएंट है आज के लिए। हाँ, तो आज हमारे पास खबरें थी। आज की चर्चा में कोई विशेष था नहीं, तो हम अगली बार जब मिलेंगे आपसे कल ताज़ा खबरों के साथ और ताज़ा नई जानकारी के साथ में विषयों पर, नए विषयों पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया इस कार्यक्रम पर निरंतर अपना ध्यान बनाए रखें और हमें सहयोग दें।